नमस्कार साथियों, सर्व क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास मैंने शुरू कर रखी है। मुख्य रूप से आरपीएससी और आरआरएसएस भी जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम ले रहा है उसके अनुसार अपने क्लासेस शुरू कर रखी है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। अन्य साथियों को क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है ना। इतना जरूर करना। आज अपन देखेंगे औषधि चट्टानें कैसे बनती है, जिनको अपन परतदार चट्टान भी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है, उनका निर्माण कैसे होता है, तो उनका प्रकार और उनका वितरण, मुख्य रूप से कौन कौन सी चट्टानें हैं उसको अपन देखेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड ये क्लासें मुख्य रूप से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बहुत ही शानदार पंक्तियां मुझे याद आई, मैं सुन रहा था तो बहुत अच्छी लगी मुझे। इन पंक्तियों के साथ में अपनी क्लास को शुभारंभ करते हैं कि डगर है मुश्किल कठिन सफर है, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। यदि जग गए अपन तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। बहुत शानदार पंक्ति यह है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएगा स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। तो काफी डगर मुश्किल होने वाली है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो यह डगर आसान हो जाएगी। और अब तक यदि मुसाफिर नहीं जगह है तो जिंदगी में सफलता कहाँ है। इसलिए डगर को आसान करना है और वही डगर अपन आसान कर रहे हैं। उसी मुसाफिर की तरह हमें जो जागृत मुसाफिर होता है और अपने मिशन और काम, अपने जो एम है उसका लक्ष्य जो है, उसका मिशन जो है, उसमें वो कामयाब होता है, तो हमें वो मुसाफिर बनना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। औषधि सेलें क्या होती है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो औषधि सेल, जिसको मुख्य रूप से अपन परतदार सेल भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका है परतदार सेल। तो इसमें क्योंकि इसमें परतें पाई जाती, क्या पाई जाती है, इसमें परतें पाई जाती है, इसलिए इसको परतदार सेल भी कहा जाता है। औषधि शब्द अंग्रेजी भाषा का जो शब्द आता है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का हिंदी रूपांतरण है। और जो सेडिमेंट्री शब्द है वो किस भाषा से, लैटिन भाषा का एक शब्द है सेडिमेंटस से लिया गया। तो यहां कई बार शब्दार्थ भी पूछ लेते हैं, है ना। तो कि सेडिमेंट्री शब्द जो है किस भाषा या लैटिन भाषा के किस शब्द से, सेडिमेंटम से लिया गया। तो मैंने कहा था कि मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, यूनान है, एथेंस है ना, ये एक इलाका था जिसमें भूगोल जो है मुख्य रूप से उसका उद्भव होता है और संपूर्ण विश्व में वो फैलता है ना। तो बहुत सारे शब्द हमें ग्रीक और लैटिन भाषा के इसके अंदर मिलेंगे, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। तो सेडिमेंटम जो शब्द होता है जिसका अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है, नीचे बैठना, है ना। तो इसका मतलब जो चट्टाने हैं उसका ऊपरी आवरण हट करके निम्न स्थानों पर जाकर के जमा हो जाता है, उससे जो नई सेल बनती है उसका नाम होता है परतदार चट्टाने या औषधि सेल या सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इस प्रकार से सेल का निर्माण अपक्ष और अपर्दन के फलस्वरूप मलबे के जमाव से होता है। तो इस जमाव से बनने वाली जो सेल होती है उसको अपन औषधि सेल या परतदार सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं, औषधि सेल या परतदार सेल के नाम से इसको अपन पुकारते हैं, ठीक है ना। इसे परतदार सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण विभिन्न परतों में क्रमबद्ध जमने से होता है। पहले आता है ना कि प्रारंभिक तौर पे यदि अपर्दन होता है तो पहला भाग जो है बह करके, जैसे यहाँ ये कोई स्थल भाग है और इसमें यहाँ से कोई भी ये पहाड़ी क्षेत्र है, मान लिया ये स्थल भाग है, यहां से मलबा जाकर के यहां सबसे पहले जमा हो गया, उसके बाद में दूसरा पार्ट आया, दोबारा मलबा आया तो दूसरा उसके ऊपर जमा हो गया,
फिर तीसरा पार्ट आया, वो तीसरे प्रकार का मलबा इसके ऊपर और जमा हो गया। इस प्रकार से इसमें क्या हो गई, विभिन्न परतें हो गई, है ना। तो परतों में जमाव होने के कारण इस सेल को मुख्य रूप से परतदार सेल भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें तो डाउट वाली बात तो मुझे तो नहीं लग रही है। इस प्रकार इस चट्टान की रचना विभिन्न सेलों, विशेषकर 3 तरह की सेलें होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तीनों सेलों के टूटने, विघटन और वियोजन से होता है। 3 तरह की सेलें होती है, तीनों के टूटने, उसके विघटन और वियोजन से होता है। इसका मतलब होता क्या है कि जब आग्नेय सेल टूटती है, अवसादी सेल खुद भी टूटती है, क्योंकि जो पहले निर्मित सेल है वो भी तो टूटती है, और कायांतरित सेल भी टूटती है। ये तीनों तरह की सेलें हैं। इसके ऊपर मुख्य रूप से इनका अपघटन होता है, अपक्षय होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, ठीक है, और फिर आगे जाकर के क्या होता है, निक्षेपण होता है। और इस निक्षेपण के फलस्वरूप जो सेल बनती है वो कौन सी बनती है, परतदार सेल। इस प्रकार से ये नवीन सेल है उसका निर्माण होता है। तीनों सेलों के अपघटन, अपरदन और अपक्षय विघटन से मुख्य रूप से इसका प्रवाह होता है, जिसको अपरदन कहते हैं। और अपरदन के फलस्वरूप जब इसका निक्षेपण जमाव होता है तो जो नई सेल बनती है उसका नाम होता है परतदार सेल या अवसादी सेल। अवसादी सेल की विशेषता होती है, यानी इसकी मुख्य रूप से विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इसकी मेरिट्स कौन कौन सी है। तो मेरिट्स की अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि इसका निर्माण चट्टान चूर्ण, वनस्पति अवशेष या जीवों के अवशेष के विघटन से होता है। वह चट्टानें टूटती है, फिर उसका अपघटन होने के बाद में अपरदन होता है और उसके निक्षेपण से चट्टान बनती है। वनस्पतियों के अवशेष विश्व में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि कोरल। इसके अलावा जीवों के अवशेष विश्व में मिलते हैं, जैसे कि महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो मूंगा जीव है, जो मुख्य रूप से इन्हें कैल्शियम के ऊपर डिपेंड रहता है। हर इनके वो अपने शरीर की हड्डियां, ढांचा तैयार करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, कैल्शियम का यूज करते हैं। जब वो मरते हैं तो उनके शरीर का जो कैल्शियम कार्बोनेट एक ढांचे रूप में स्थापित हो जाता है। इससे क्या बनता है, प्रवाल बनते हैं, प्रवाल द्वीप बनते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है अपना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह चट्टान चूर्ण, वनस्पति अवशेष और जीवांश, इन तीनों के विघटन से इसका निर्माण होता है। भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। हालांकि निर्माण की बात करें तो 5% योगदान है, लगभग 5% योगदान है अवसादी सेल का निर्माण में। किसके निर्माण में, क्रस्ट के भूप्रपट्टी के निर्माण में 5% योगदान है। लेकिन इसके ऊपर आवरण जो फैला हुआ है वो 75% आवरण जो मुख्य रूप से है अवसादी सेल का फैला हुआ है। कितना, 75 यानी 75% आवरण भूपृष्ठ का जो है वो अवसादी सेल का है, निर्माण नहीं है। निर्माण के अंदर इसका कितना योगदान है, मात्र 5% योगदान, ये हमने पहले पढ़ा है। तीसरा है ये रवेदार नहीं होती, क्योंकि आग्नेय सेलें रवेदार होती है और वो जब धीरे धीरे ठंडी होती है उनमें बड़े बड़े रवों का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये तो कैसी होती है, रंध्रीय होती है, यानी इसमें रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र युक्त होती है, परतें होती है तो परतदार होती है ना, और पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब सरंध्री होगी ना, तो वही कहेंगे इसको, पारगम्य कह देंगे इसको, है ना, पारगम्य होती है। तो पारगम्य इस प्रकार से इसकी विशेषताएं होती है, रंध्रयुक्त है, परतदार होती है और पारगम्य होती है ना। तो लेकिन ये रवेदार नहीं होती। रवेदार आग्नेय सेलें होती है और कायांतरित होती है, कायांतरण से बड़े बड़े रवे बन जाते हैं, लेकिन अवसादी सेलों में रवों का अभाव पाया जाता है। ये विशेषता पूछ लेते हैं कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रवेदार नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है, चौथी विशेषता, ये चट्टानें क्षैतिज नहीं पाई जाती, है, क्षैतिज नहीं बल्कि ये अपनति और अभिनति के रूप में पाई जाती है। भाई अपरदन होता है, जैसे ये कोई धरातल है, अपन ने देखा यहां से कोई अपरदन स्टार्ट होता है तो यहां से मलबा किधर जाएगा, निम्न भागों की ओर जाएगा, और निम्न भाग जो भी है वहां ये मलबा स्टोर हो जाएगा। तो ये जो सेल है ये किस रूप में है, अपनति के रूप में, यानी किसी भी निम्न भूमि जो है उसके ऊपर इस सिरे के ऊपर जमा हो जाती है अपनति और अभिनति। निम्न भाग के सिरे पर जमा होती है अपनति, है ना, ऊपर उठे भाग पर जमा होती है अभिनति के रूप में ये सेलें पाई जाती है। तो ये क्षैतिज नहीं पाई जाती है। जिस प्रकार से आग्नेय मिलती है वैसे न मिल करके ये क्षैतिज नहीं होती, बल्कि ये अपनति और अभिनतियों के ऊपर
मलबे के जमाव से ये बनती है, सिंपल सी बात है। इसमें संधि और जोड़ खूब पाए जाते हैं, मैंने कहा रंध्र युक्त होती है और इस कारण ये प्रवेश्य होती है, इसमें आसानी से जल प्रवेश कर सकता है क्योंकि इसमें रंध्र होते हैं। ये पारगम्य होती है, प्रवेश्य कह दो चाहे पारगम्य, प्रवेश्य कह दो चाहे पारगम्य होती है। थोड़ा फास्ट लिखता हूं ना तो ठीक नहीं लिखता, थोड़ा सा स्लो लिखेंगे तो अच्छा लिख देंगे ना। पारगम्य होती है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पारगम्य होती है क्योंकि इसमें रवे नहीं होते, सरंध्री होती है और पारगम्य होती है, जल आसानी से इसमें प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब इनमें रासायनिक अभिक्रिया भी इजीली हो जाती है। अब देखते हैं प्रमुख औषधि सेलों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण यदि अपन देखेंगे तो सबसे पहले 3 टाइप से इसको अपन देखेंगे, 3 प्रकार से, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला तो प्रकार है वो देखेंगे अपन यांत्रिक क्रियाओं के आधार पर। यांत्रिक क्रियाओं के आधार पर यदि अपन फिजिकली इन सेलों की रचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो मुख्य रूप से यह आपको मिलेगी जैसे बालुआ पत्थर या बालू का पत्थर, जिसमें बालू के जो कण होते हैं उनके जमाव से इस सेल का निर्माण होता है। अब बालू जो सैंड स्टोन जो होता है, इसको बालू का पत्थर या सैंड स्टोन कहते हैं, है ना। ये सैंड स्टोन जो बनता है यह मुख्य रूप से कैसे बनता है, तो विभिन्न प्रकार के जो बालू के कण है उनके आपस के अंदर एक जगह इकट्ठा होकर के संगठित होने से इस सेल का निर्माण होता है ना, तो इसको सैंड स्टोन कहते हैं। दूसरी प्रकार का है जल से निर्मित प्रमुख शेल, है ना, तो इसमें जल से निर्मित प्रमुख शेलों के अंदर पानी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के तहत विभिन्न सेलों का निर्माण हो जाता है, वो भी पढ़ेंगे अपन। तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट या गोलाश्म, कॉन्ग्लोमेरेट या गोलाश्म शेल। चौथा है चिक्का मिट्टी, क्ले जिसको बोलते हैं, बारीक कण वाली मिट्टी जो होती है, काफी बारीक कण होता है इसका, यानी मेरे हिसाब से 1/, यदि 8-9,000 mm का जो कण होता है उस तरह की मिट्टी चिक्का होती है, जिसको क्ले बोलते हैं, जिसको अपन चीनी मिट्टी भी कहते हैं अपनी भाषा के अंदर। अगला होता है सेल, है ना, तो चिक्का और सिल्ट से मिलकर सेल बनती है, आगे बताऊंगा विस्तार से मैं। और फिर होता है एकदम से बारीक मिट्टी के जो कण है उनके निक्षेप से जो नवीन सेल का निर्माण होता है, जिसको लोइस कहा जाता है, जो मुख्य रूप से मध्यवर्ती यूरोप में मिलता है, उत्तरी चीन में मिलता है, मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के मैदान मिलते हैं, है ना। तो ये बारीक मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के प्रवाह से एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर बारीक मिट्टी के निक्षेप से बनी जो सेल होती है उसको लोइस कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोइस। काफी बारीक कण इसके अंदर होते हैं, तो प्रत्येक की अपन बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दूसरा प्रकार है जैविक तत्वों के आधार पर सेलों के प्रकार। अब जैविक तत्वों में इसके अंदर पहला है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। पहला कौन सा है? लाइमस्टोन। तो ये मैंने कहा था जो मूंगा होता है ना, मूंगा परवाल निक्षेप से निर्मित ये सेलें मुख्य रूप से होती है। दूसरा इस तरह की सेलें होती है कोयला, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, वो क्वालिटी के बेस पे अपन देखते हैं, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, पीट और लिग्नाइट है। और पीट ये कोयले का ही प्रकार है, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला जो दलदल में मुख्य रूप से तैयार होता है, वनस्पतियों के अंश नीचे दबने से जिस कोयले का निर्माण होता है उसको पीट कहते हैं। ये भूरे रंग का होता है मुख्य रूप से। जैसे इसका क्वालिटी इसकी बढ़ती है तो लिग्नाइट बन जाता है। फिर यदि लिग्नाइट बनने के बाद में तापदाब परिवर्तन से इसके ऊपर और ज्यादा थोड़ा सा यदि चेंजेस आता है तो बिटुमिनस बन जाता है। बिटुमिनस का स्वरूप चेंज होकर के और थोड़ा सा कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो एंथ्रेसाइट बन जाता है। एंथ्रेसाइट बन जाता है। इस प्रकार से कोयले का निर्माण हो जाता है। 4 तरह का कोयला बनता है। तो ये जैविक तत्वों से बनता है, यानी वनस्पति के नीचे दबने से जो निम्न भाग होते हैं, भूगर्भिक हलचल के तहत उस भाग में वनस्पति जाकर के इकट्ठा हो जाती है। यह धरातल का वो क्षेत्र है जो उबड़ खाबड़ है और इसके अंदर मुख्य रूप से यहाँ वनस्पतियां नीचे दब गई। अब जो भी हलचल आई उसके ऊपर दूसरा मलबा आकर के यदि संतरित हो गया और ये भाग नीचे दब गया, इस प्रकार से मलबा आकर के नीचे दबने से ये जो वनस्पति थी उस वनस्पति जो है वो दलदल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया होकर के इसका रूप चेंज हो गया और मुख्य रूप से किस में कन्वर्ट हो गई? पीट में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से पीट कोयला तैयार होता है। ठीक है ना। तो रासायनिक जैविक प्रक्रिया है, जैविक तत्वों से निर्मित ये प्रमुख शैल होती है, जिसमें अपन चूने का पत्थर लाइमस्टोन कहते हैं और कोयला होता है, कोयला पीट ये कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, आगे देखते हैं।
तीसरा मैंने कहा कि रासायनिक आधार पर निर्मित प्रमुख सेल है। जब रासायनिक आधार पर निर्मित सेलों की बात करते हैं तो जब रासायनिक अभिक्रिया अपक्षय जो हमने पढ़ा है कि यांत्रिक और भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तो वो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ होती है मुख्य रूप से, यानी जो भी कार्बनयुक्त जल चट्टानों के साथ में संपर्क में आता है तो विभिन्न प्रकार की सेलों का निर्माण करता है। जैसे कि चूने के साथ में क्रिया करता है तो घोल और विलीन बनाता है, लोहा युक्त सेल के साथ में क्रिया करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो हम विभिन्न सेलों की चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही जल की क्रिया मुख्य रूप से चट्टानों के साथ में होती है तो एक नई सेल का निर्माण होता है। ऐसी अवसादी सेलें जो बनती है वो रासायनिक आधार पे बनती है ना, केमिकली होती है ना ये। तो इसमें सबसे पहले आती है खड़िया मिट्टी जिसको अपन चाक बोलते हैं, दूसरी आती है सेल खड़ी जिसको अपन जिप्सम बोलते हैं, और तीसरा आता है नमक। तो खड़िया मिट्टी रासायनिक आधार पर निर्मित है, सेल खड़ी जिप्सम जिसको बोलते हैं रासायनिक आधार पर निर्मित है, और नमक ये रासायनिक आधार पर निर्मित है। अब बहुत बार प्रश्न ऐसा पूछ लेते हैं कि निम्न में से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित अवसादी सेल नहीं है, और दे दे उसमें कि खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी, नमक, और जैसे कि सैंडस्टोन दे दे, है ना, तो सैंडस्टोन इसमें अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यदि पूछ ले तो आपको बताना बहुत जरूरी है। यदि वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, तो ये लाइन विकास सर बोलते कभी कभार बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी और नमक, ठीक है ना, ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित प्रमुख औषधि सेलें हैं। तीसरा प्रकार आता है इसके अंदर निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार, निर्माण में भाग लेने वाले कारक है उसके बेस पे। पहले तो अपन था निर्माण में भाग लेने वाली सामग्री के आधार पर सेलों के प्रकार देखिए, ठीक है। एक तो यांत्रिक तरीके से देखी, एक रासायनिक तरीके से देखी, एक जैविक तरीके से बनने वाली सेल देखी। अब दूसरा आता है कि निर्माण में भाग लेने वाले कारक, जैसे कि जलज सेल, जल के संपर्क में आते ही सेल जो नहीं बनती है वो जलज कहलाती है। जैसे सागर निर्मित सेल, झील निर्मित सेल, नदी निर्मित सेल। अब जो भी विभिन्न प्रकार के बरसात का पानी आता है नदियों के साथ में, विभिन्न प्रकार के अवसाद नदियां भाग करके सागर के तट के किनारे ले जाकर निक्षेपित कर देती है, और वहां एक प्रकार से नया अवसाद जमा होते होते बहुत मोटे आकार के अवसाद निक्षेप होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है, परदार सेल का निर्माण होता है। यदि वो सागर में है तो सागर निर्मित, यदि वो किसी झील के अंदर पानी चारों ओर से नदियां आकर गिर रही है तो झील निर्मित, और यदि वो नदी के किनारे के ऊपर मुख्य रूप से निक्षेपण से सेलें बनी है तो नदी निर्मित हो जाएगा। कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं अवस्थिति के आधार। ये किस आधार पे है? अवस्थिति या स्थिति के आधार पर, कि जो जहां बनता है उसी का नाम, लेकिन है क्या, सिर्फ अवसाद जमा होने से निर्मित सेल है, मलबा या अवसाद के जमा होने से निर्मित सेल है। दूसरा प्रकार है निर्माण में भाग लेता है, एक तो जल, दूसरा है वायु द्वारा निर्मित, जैसे लौह की बात अपन करेंगे। तीसरा है हिमानी निर्मित, जैसे कि अपन हिमोड की बात करेंगे। तो हिमोड की ये मैंने बात पहले कर ली है, यानी हिमानी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां, जिसके अंदर अपन ने हिमोड अंतस्थ है, मध्यस्थ है, तलस्थ हिमोड की चर्चा कर ली थी पहले ही, है ना, और प्रमुख हिमोड जो निक्षेपित मैदान है उनकी चर्चा विस्तार से कर ली थी। इनमें जो टिल है उसकी चर्चा कर ली थी। संगठित जो हिमोड का निक्षेप होता है उसको अपन टिल बोलते हैं, तो उसकी चर्चा भी कर ली थी। ये चर्चा तो मैंने पहले ही कर ली है ना। तो ये जो है सागर निर्मित, यानी ये तो हो गया जलज सेल है जो जल के अंदर निर्मित होती है या जल के द्वारा बहा कर ला करके निक्षेपण से बनती है, और दूसरी होती है वायु द्वारा निर्मित जो हवा के द्वारा, जैसे कि लोइस, है ना। तो लोइस कैसे बनता है? हवा के द्वारा बारीक मिट्टी के निक्षेपण से विभिन्न प्रकार की जो सेलें बनती है, विशेषकर से बारीक मिट्टी के जमाव से उसके संगठन से जो सेल बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लोइस बोलते हैं। अगला देखो, अब चलते हैं भाई, पहला सेल चूर्ण से निर्मित औषधि सेल। सेल चूर्ण से निर्मित जो सेल किन किन तत्वों से बनी है उसके आधार पर इसके प्रकार। सेल चूर्ण की बात आती तो इस प्रकार की सेलों में बालू का पत्थर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, चिक्का, मिट्टी और लोइस आदि शामिल है। अब इसमें यह सेल चूर्ण से निर्मित है। बालू का पत्थर में बालू के कण होते हैं मुख्य रूप से। अब इसके बालू के कण भी बारीक कण है, मोटे कण है, छोटे कण है, इस आधार पे अलग अलग सेलों का निर्माण होता है। यह भी मुख्य रूप से पारगम्य होती है, ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा रूप है कॉन्ग्लोमेरेट।
इसके बाद में सिल्ट और बारीक कण सिल्ट, उससे और बारीक कण चिक्का, इसके मरुस्थलीय और शुष्क प्रदेशों में और बारीक मिट्टी के कणों के जमाव से लोइस। तो ये मोटे कण, उसके बाद में और छोटे कणों का निक्षेप। ध्यान से समझो, बालू का पत्थर लगभग 1 mm का कण यदि जमा होता है, 1/2 mm का कण होता है, तो इस प्रकार से बालू पत्थर की सेलें बनती है। और बारीक है कॉन्ग्लोमेरेट, और बारीक है सिल्ट, और बारीक है चिक्का, और अंत में लोइस। ये बालू के कणों के आकार के आधार पर के जिस तरह जितने बारीक कण मुख्य रूप से यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जमा होते हैं, उस बेस पे उसके नाम है। देखते बताता हूं मैं आपको बारी बारी से। सबसे पहले बालू का पत्थर देखते हैं, सैंडस्टोन, बालू रेत के कण, है ना। तो रेत, बालू रेत के कणों के जमाव से निर्मित, रेत के कणों के जमाव से निर्मित सेल जो होती है सैंडस्टोन या बालू का पत्थर कहलाती है। अब इसको अपन देखेंगे तो इस सेल का निर्माण बालू कणों से होता है। वह बालू कण क्वार्टज खनिज के टूटने से बनते हैं। अब ये किससे बनता है बालू कण? क्वार्टज से। क्वार्टज मुख्य रूप से क्या है? एक प्रकार की आग्नेय सेल, है ना। इसका मतलब ये आग्नेय सेल के विघटन से किसका निर्माण होता है? सैंडस्टोन का निर्माण होता है। क्वार्टज अपन ने पढ़ा है ना। तो इस सेल के टूटने से रेत के कण बनते हैं, कणों के जमाव से एक नई संरचना बनती है, उसको बालू का पत्थर या सैंडस्टोन कहते हैं। जब इन कणों का समूहन होता और संयोजन होता है, जब इकट्ठा होकर के ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो बालू का पत्थर चट्टान का निर्माण होता है। तो रेत के कण किसी भी प्रदेश भाग में मुख्य रूप से कण आकर के इस प्रकार से जमा होकर के और ये एक पिंड बन जाता है। तो इस तरह की जो सेल बनती है तो वो क्या कहलाती है? बालू का पत्थर। क्योंकि बालू के कणों से ये एक सेल तैयार हो गई है, तो इस तरह की सेल को मुख्य रूप से बालू का पत्थर कहा जाता है। दूसरा, बालू का पत्थर का संयोजन सिलिका। अब देखो बालू का पत्थर जो बनता है किन किन तत्वों के संयोग से बनता है? तो इसमें सिलिका होती है, कैल्शियम होता है, चूना होता है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं और चिक्का होता है। चिक्का बारीक मिट्टी रेत के कण, सिलिका, कैल्शियम चूना और लोहे के ऑक्साइड। ठीक है भाई, सीधा लोहा कहीं मिलता है ना, लोहे के तो ऑक्साइड ही मिलते हैं, तो लोहे ऑक्साइड, ये 4 तत्व इसमें होते हैं। इन 4 तत्वों के संयोजन से मुख्य रूप से क्या बनता है? सैंडस्टोन बनता है। याद रखिएगा कौन कौन से? सिलिका, कैल्शियम, लोहे ऑक्साइड और चिक्का। ठीक है ना। तो ये 4 तत्व से है जिनसे इसका निर्माण होता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो, तो हम देख रहे थे इसके अंदर मुख्य रूप से जो बालू का पत्थर है उसका संयोजन जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व है। तो तत्वों की चर्चा अपन ने विस्तार से की कि यहाँ पे मुख्य रूप से संयोजन में 4 तत्व है। 1 नंबर सिलिका, 2 नंबर कैल्शियम, 3 नंबर लोहे के ऑक्साइड और 4 नंबर चिक्का। ठीक है। अब सिलिका जो होती है यह मुख्य रूप से सिलिका बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रकार से कहें तो भूप्रपट्टी एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का संयोग होता है। सिलिका प्लस ऑक्सीजन जो होता है उसके संयोग से ये सेल जो बनती है मुख्य रूप से, और ये परतदार सेल के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। किसमें? अपना जो सैंडस्टोन है उसके अंदर मुख्य रूप से ये मिलती है आसानी से। अब इसमें ऑक्सीजन और सिलिका जो बारीक रेत के कण होते हैं, ये क्वार्टज के टूटने से सिलिका बनती है। यानी सिलिका बनती किसके है? क्वार्टज। मैंने कहा क्वार्टज जो होता है एक प्रकार का आग्नेय सेल का ही भाग है, इसके अंदर सिलिका पाई जाती है। और ये सिलिका जो होती है काफी बारीक होती है, और वैसे कहें तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी कठोर सेल होती है ये, है ना। लेकिन जब सीधी खुली रेत के कणों के साथ में ये हवा में उड़ती है, जब मनुष्य के फेफड़ों में चली जाती है, तो इससे आपको पता है एक बीमारी होती है सिलिकोसिस, नाम सुना होगा आपने, जिसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं और मनुष्य जो है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। जो विशेष रूप से जो गहरी खानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें ये बड़ी समस्या होती है। तो ये कांच की तरह क्वार्टज जो होता है ना, उसके टूटने से रेत के कण बनते हैं और उससे सिलिका जो है उसमें भी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इसके संयोजन में सिलिका, कैल्शियम, लोहा ऑक्साइड और चिक्का मिट्टी जो है
4 तत्व होते हैं, इनके आधार पर इस सेल का रंग भी तय होता है। जैसे बालू के कण में लोह ऑक्साइड घुलता है तो इसका लाल रंग और भूरा रंग हो जाता है। लाल और भूरा रंग हो जाता है किसका? सैंडस्टोन का, है ना, बालू का पत्थर का। और बालू कण और कैल्शियम कार्बोनेट यदि घुलता है इसमें तो इसका रंग भूरा और सफेद हो जाता है। ठीक है, तो लोहा ऑक्साइड से लाल और भूरा, और कैल्शियम कार्बोनेट यदि है तो भूरा और सफेद हो जाता है। ठीक है ना, चूना मिल जाता है CaCO3 तो मुख्य रूप से इसका रंग सफेद भी हो जाता है। उसके बाद में दूसरा यह है बालू का पत्थर जो है, उसका आपके समक्ष मैंने डायग्राम भी लिया है। इस तरह के पत्थर जो सैंडस्टोन जो होते हैं इनको सैंडस्टोन कहते हैं। मुख्य रूप से भवन निर्माण, पुल निर्माण, है ना, उसमें मुख्य रूप से ये काम लिए जाते हैं। तो इसका उपयोग जो है निर्माण कार्य में इसका उपयोग होता है। इस तरह के जो पत्थर होते हैं वो ऐसे कण जो बालू से मुख्य रूप से बनते हैं, इसको बोलते हैं बालू का पत्थर या सैंडस्टोन। अपन भवन निर्माण में काम में लाते हैं, मुख्य रूप से पत्थर लाते हैं ना, जमीन से निकाल करके लाते हैं, जो मुख्य रूप से ऊपरी भाग में ही मिल जाता है, ये काफी गहराई के तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा आता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है कि यह जब चिक्का मिट्टी के साथ कंकड़ मिले होते हैं, जिसे अपन ग्रेवल कहते हैं, ये तो नाम आपने खूब सुना होगा, ग्रेवल शब्द, है ना। जैसे कि अपन सड़क, कच्ची सड़क बनाते हैं कि क्या कर दिया, ग्रेवल डाल दिया। ग्रेवल का अर्थ वैसे होता है बजरी, है ना, ग्रेवल का अर्थ क्या होता है? बजरी। ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर मुख्य रूप से बारीक कण के साथ में बजरी हो, बारीक कणों के साथ साथ में क्या हो? बजरी यदि किसी मिट्टी के अंदर हो, किसी सेल के अंदर हो, तो इस तरह की जो सेल बनती है उसको अपन कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। जब ग्रेवल कणों का संगठन क्वार्टज खनिजों से होता है तो इससे क्या बनता है? कॉन्ग्लोमेरेट बनता है। और क्वार्टज जो है उसके टूटने से क्या बनते हैं? रेत कण बनते हैं। क्या बनते हैं? रेत कण बनते हैं। क्वार्टज के टूटने से रेत कणों का निर्माण होता है। और जब चिक्का मिट्टी में कंकड़ पत्थर हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बजरी, या उसको ग्रेवल कहते हैं। और जब ग्रेवल कण जो है वो संगठित होकर के उसका संयोग क्वार्टज खनिजों से और हो जाए तब उसका निर्माण होता है, तो इसको अपन कॉन्ग्लोमेरेट कह देते हैं। जब इसमें सिलिका का मिक्स होता है, यानी सिलिका और मिल जाती है, तो चट्टान का अत्यधिक कठोर रूप सामने आता है। क्या समझे आप? सबसे पहले बारीक रेत, ये तो हो गई चिक्का, उसमें दूसरा रूप मिला अपने को तो कंकड़, स्टोन, जगह जगह कुछ कंकड़ बीच बीच में मिले, बड़े कंकड़। ये क्या मिला अपने को? बजरी, कंकड़। और उसके साथ में तीसरा प्रकार क्या मिला हमें? तीसरा प्रकार हमें मिल गया है ये इस कलर के अंदर क्वार्टज। इन तीनों के संयोग से जो सेल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। समझ गए? तो कॉन्ग्लोमेरेट में चिक्का, बजरी और क्वार्टज पत्थर होता है। और जब इसका संयोग एक सिलिका से हो जाता है तब ये मुख्य रूप से सिलिका, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2, इसके संयोग से होते ही ये काफी कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी कठोर हो जाता है। लेकिन है कौन सी विधि से बनी हुई है सेल? यांत्रिक विधि से बनी सेल है मुख्य रूप से। रासायनिक वियोजन और विघटन न होकर के कौन सा है यहाँ पे? यांत्रिक वियोजन। ठीक है ना, यांत्रिक तरीके से निर्मित ये प्रमुख सेल है। दूसरी सेल है कॉन्ग्लोमेरेट, चिक्का मिट्टी, है ना, और बजरी जो रेत है और क्वार्टज है उसका संयोग। तीसरा आता है चिक्का मिट्टी, क्ले, रॉक्स, चाइना क्ले, नाम सुना होगा। चिक्का मिट्टी, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, है ना, और काफी चीनी मिट्टी की मूर्तियां भी बन के आती है, और भी कलाकृतियां काफी लोग बनाते हैं, जिसको अपन सिरेमिक उद्योग कहते हैं। तो जब चट्टान चूर्ण के बारीक कणों का निक्षेप होता है तो चिक्का सेल का निर्माण। बारीक कण, कैसे कण? बारीक कण। थोड़े मोटे कण थे तो अपने क्या बना दिया? सैंडस्टोन बना दिया। और बारीक कणों का निक्षेप हुआ तो
चिक्का सेल का निर्माण हुआ। इसका निर्माण सागर तल में हो सकता है, झील और नदी के किनारे हो सकता है। क्यों? क्योंकि बारीक कणों को बहा करके नदी ले जा करके अपने किनारे पे निक्षिप्त कर सकती है, या सागर में ले जाके जमा कर सकती है, किसी झील में जमा कर सकती है, ठीक है ना। तो ये तो होगी चिक्का। जब इसे किसका, रेत के कणों का आकार और छोटा हो जाए, जब सेल कणों का आकार 1/32 से 1/256 मिमी कण का आकार हो जाए, तब इसको अपन सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्ट। अब इसका मतलब चिक्का का जो कण होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/32 से बड़ा, 1/32 से mm से बड़ा। इसका मतलब 1/16 से 1/32 mm ये कण का आकार होता है, रेत का कण आकार। किसमें? चिक्का के अंदर। समझ गए? चिक्का किससे बना? 1/16 mm से 1/32 mm के जो कण मिलकर के जिस स्टोन का निर्माण करते हैं, जिस स्टोन का निर्माण करते हैं उसको चिक्का। और यदि 1/32 से 1/256 mm का कण और बारीक हो गया, तब उसको अपन बोलते हैं सिल्ट, सिल्ट का निक्षेप। अब ये चिक्का नदियों और झीलों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, तो नदी के किनारे, जो झील की तली या सागर के तटवर्ती भाग में इसका निक्षेप होता है। इसमें एक अवश्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि जब इसका प्रवाह होता है तो पहले मोटे कण, फिर और छोटे कण, फिर और छोटे कण, अंत में बारीक बारीक कण जो है उसका निक्षेप हो जाता है। तो यह एक क्रमबद्ध तरीके से इनका निक्षेपण होता है। कैसे होता है? क्रमबद्ध तरीके से इसका निक्षेपण होता है। समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूं। तो सिल्ट हो गई जिसमें कणों का आकार, चिक्का और सिल्ट में यही फर्क है, सिर्फ कण का आकार 1/32 से 1/256 mm का यदि कण है तब वो सिल्ट कहलाएगा। अब चिक्का और सिल्ट जब मिलते हैं तो चिक्का सेल तो क्लेरोक होगी, जब सेल के कणों का आकार 1/256 mm से 1/8192 mm और छोटा हो गया होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चिक्का बोलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा अपन देख चलेंगे वापिस। थोड़ा सा टाइप करने वाले ने देखो यहाँ मिस्टेक की है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, तो चिक्का मिट्टी जो है मुख्य रूप से, तो इसके अंदर अपने क्या देखा? बारीक कणों का निक्षेप। तो जब चट्टान चूर्ण के बारीक कणों का निक्षेप होता है तो इसको अपन चिक्का सेल कहते हैं। ये तो अपन ने देख ही लिया। इसका निर्माण सागर तल, झील और नदी के किनारे होता ही है, ठीक है। और इसके अंदर जो बारीक कण होता है, जिसके अंदर कण का आकार मुख्य रूप से, जिसको अपन सिल्ट बोलते हैं, ये तो अपन देख लिया 1/32 से 1/256 mm का जो कण होता है, तो उससे निर्मित जो सेल होती है उसको अपन सिल्ट कहते हैं। ये अपने देख ही लिया। मैंने यहाँ जो कण का आकार चिक्का का है ये गलत दे दिया ना, ये भाई मिटा देना, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो आता है ये होता है चिक्का सेल। तो इस क्लेरोक जो बनती है, चिक्का जो होती है, चिक्का के अंदर कण का आकार होता है 1/256 से 1/8192 mm का कण होता है, काफी बारीक कण होता है, यानी सिल्ट से चिक्का और बारीक होता है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर आगे पीछे करने से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ये सिल्ट से और बारीक कण हुआ तब हो गया चिक्का, और चिक्का और सिल्ट मिलती है मुख्य रूप से तब सेल बनाती है। यह सेल क्या है? सेल। जब सिल्ट व क्ले संगठन से नई सेल बनती है तो उसको अपन सेल बोलते हैं, SHALE। ये सेल जो होती है ये अपारदर्शी और अप्रवेश्य होती है। इस सेल की विशेषता होती है कि इसमें विश्व के सभी तेल के भंडार इसी सेलों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं सेलों के अंदर मुख्य रूप से विश्व के तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो क्ले और किससे? सिल्ट और क्ले दोनों के संयोजन से मुख्य रूप से सेल का निर्माण होता है, जिसमें तेल के भंडार करते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना कि इसमें चिक्का है, उसमें रेत के कणों का आकार जो 1/256 से mm से 1/8192 mm होता है। और यदि 1/32 mm से 1/256 mm का कण होता है तब वो सिल्ट कहलाता है, यानी कणों के आकार के आधार पर ही उसका थोड़ा सा नाम दे रखा है यहाँ। तो ये चिक्का मिट्टी है। ये इस आपको बारीक मिट्टी का निक्षेप नजर आ ही रहा है।
तो ये बारीक कण वाली मिट्टी है, उससे ये छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं। तो इस तरह की यदि कहीं पे आपको सेल नजर आती है तो ये चिक्का मिट्टी का उदाहरण है। फिर आता है रासायनिक पदार्थों के आधार पर, रासायनिक पदार्थों के आधार पर सेल का निर्माण। तो सेल का निर्माण जब प्रवाहित जल के संपर्क में चट्टान आती है, मैंने बताया था रासायनिक अपक्षय होता है, यहां रासायनिक अपक्षय का ही रूप आपको मिलेगा, लेकिन अपन देखेंगे कि इस रासायनिक अपक्षय से औषधि सेल कौन सी बनती है। वो चट्टान आती है तो उसका जल के साथ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ना, और नई सेल का निर्माण हो जाता है जो रासायनिक पदार्थों के आधार पर निर्मित सेल होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से सेल आती है, उसका नाम एक तो सेल खड़ी, एक होता है नमक, सेल खड़ी व नमक, जिसको अपन जिप्सम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक और था अपना यहां पे सेल खड़ी नमक, रासायनिक आधार पे अपने देखा था कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, लोइश हो गया, चूने का पत्थर हो गया, चाक, खड़िया मिट्टी है ना, एक खड़िया मिट्टी और था, तो इसमें एक खड़िया मिट्टी और है, तो वो भी रासायनिक आधार पे बनी है खड़िया मिट्टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चाक, ठीक है ना। तो खड़िया मिट्टी, ये तीन ऐसे हैं जो रासायनिक आधार पे बनती है मुख्य रूप से। फिर आता है कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेल है। अब जिसमें कार्बनिक तत्व होता है, कार्बनिक तत्व विशेष रूप से वनस्पति अंश, जिस भाग में, जिस सेल में वनस्पति अंश होते हैं या फिर जीवांश होते हैं, क्योंकि कार्बन तो इन्हीं में पाए जाते हैं, तो वनस्पति अंश व जीवांश जिन सेलों के अंदर है, तो उन सेलों में मुख्य रूप से कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेलें होती है, जैसे चूना प्रधान सेल। अब चूना प्रधान सेल कहाँ मुख्य रूप से बनती है, इस तरह की सेलें कहाँ मिलती है, तो इन सेलों का निर्माण सागर या झीलों के में देखने को मिलता है, क्योंकि जब सामान्य भाग से नदियां बह करके जाती है तो अपने साथ में मुख्य रूप से जो कैल्शियम है, चूना है, उस चूने को घोल करके ले जाती है, सागर की तली के अंदर मुख्य रूप से यहां इसको निक्षेपित कर देती है। ये जो कैल्शियम है, इस सागर में रहने वाले कुछ जीव होते हैं, जैसे कि मूंगा या परवाल जीव जो होते हैं, मुख्य रूप से ये जीव इस चूने का सेवन करते हैं मुख्य रूप से, और इसी चूने के सेवन से उनका अस्थिपंजर बनता है ना, इसीलिए इसमें जीवांश पाए जाते हैं। उदाहरण में बताऊंगा, इसका उदाहरण मुख्य रूप से अपने कहां मिलता है, तो अस्थिपंजर या वनस्पतियों के अंश से इसका निर्माण होता है। जब जल का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग होता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये तो पता ही है हमें कि जल H2O प्लस CO2 का जब संयोग होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो मुख्य रूप से काम में लेता है कौन, महासागर में पाए जाने वाले मूंगा जीव। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट महासागर के अंदर जाकर के निक्षेप हो जाते हैं और महासागर की तली के अंदर मुख्य रूप से इस तरह की सेलें बन जाती है, ठीक है। अब ये जब सेलें बनती है उसका उपयोग कैसे होता है, उस चूने के निक्षेप से बनने वाली जो सेलें मुख्य रूप से है उसको अपन लाइम स्टोन या चूना पत्थर कहते हैं। उपयोग इसका मुख्य रूप से होता है, आपको पता हो तो सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है इसका। सीमेंट उद्योग के अंदर मुख्य रूप से इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। तो ये लाइमस्टोन और चूना पत्थर देखने को मिलता है जहां कहीं भी, तो वहां इसकी उपयोगिता सीमेंट उद्योग के लिए बढ़ जाती है। इस तरह की सेलें चट्टानें होती है, इस तरह के पत्थर होते हैं। आगे है कि जब ये कार्बोनेट सागर झील में जाते हैं तो सागर में अवस्थित परवाल कोरल्स जो होते हैं, मूंगा जीव जो होते हैं, वो इसको ग्रहण करते हैं। जब ये जीव मरते हैं तो इनका अस्थिपंजर, क्योंकि ये जीव समूह में रहते हैं, सभी जीव उथले सागरों में, एक ये भी ध्यान रखना, ये उथले सागर के अंदर ये जीव रहते हैं और सभी जीव मुख्य रूप से इस प्रकार से समूह में रहते हैं। समूह में रहते हैं
और जब ये जीव मरते हैं तो इनका जो अस्थि पंजर है उससे एक ढेर बन जाता है, एक सेल बन जाती है, और ये सेल चूने का ढेर हो जाता है। किसका? चूने का। और चूने का ढेर जो होता है तो उस महासागर के अंदर मुख्य रूप से इस तरह के चूने के ढेर से कई द्वीप बन जाते हैं, जैसे कि अपना लक्षद्वीप, भारत का अरब सागर में पाए जाने वाला द्वीप लक्षद्वीप है, इसी तरह के निक्षेप से बना है। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्व साइड के अंदर अपन कोरल, सबसे बड़ा कोरल रिलीफ जो देखते हैं, है ना, तो उस तरह की सेलें मिल जाती है आसानी से। तो जब ये जीव मरते थे इनके अस्थि पंजर के समूहन से चूने के ढेर बन जाते हैं। ये चूना पत्थर, यही चूने के ढेर जो है चूना पत्थर और लाइम स्टोन सेल का निर्माण करते हैं, और इन्हीं चूने पत्थर के निक्षेप और ढेर से मुख्य रूप से मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के महासागर के अंदर निमंजित और उमंजित सेलें मुख्य रूप से बनती है, और जब ये बाहर निकल जाते हैं तो कभी कभार ये द्वीपों का निर्माण भी कर देते हैं। फिर है डोलोमाइट। डोलोमाइट सेल एक चूने का ही प्रकार है। किसका प्रकार है? चूने का प्रकार है डोलोमाइट। हालांकि चूने के पत्थर का निर्माण कैल्शियम बाइकार्बोनेट से होता है, परंतु जब चट्टान में कैल्शियम व मैग्नीशियम मिल जाता है, अब ये एक नया तत्व आ गया। चूना पत्थर किससे बना? कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, और उसमें यदि मैग्नीशियम बन जाता है, मिल जाता है, तब क्या बनता है? डोलोमाइट सेल बनती है। तो क्या बनता है इससे? डोलोमाइट बनता। अब मिला क्या इसके अंदर? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जमाव किसके साथ हो गया है? कैल्शियम के साथ में। तो कैल्शियम के साथ में प्लस मैग्नीशियम मिलने से जो नई सेल बनी है उसका नाम क्या हो गया? डोलोमाइट। ठीक है ना, डोलोमाइट सेल का निर्माण हुआ। तो ये क्या है? एक प्रकार से कहें तो चूना पत्थर का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पूछ ले कई बार कि जो चूना पत्थर और डोलोमाइट में विशेष फर्क क्या है, तो चूना पत्थर में मुख्य रूप से अपन ने क्या देखा? कैल्शियम जल की क्रिया किसके साथ में की? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में की। इसको यदि अपन शुद्ध करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? Ca प्लस HCO3, यही तो बनेगा। और लास्ट में इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3, ये अकेला हो गया। ठीक है, तो CaCO3 है ना। तो ये बना अपने पास में, क्या बना? चूना बना, चूने का पत्थर बना। लेकिन इसके साथ में यदि Mg मैग्नीशियम हो गया तब क्या कहला गया अपने पास में? इसको अपने क्या नाम दे दिया? डोलोमाइट सेल। ये कौन सी सेल है? औषधि सेल। ठीक है, बताना मेरे को। समझ नया आए, आपको कोई डाउट लगे तो मैं और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये लाइमस्टोन का ही एक प्रकार है। क्या? खड़िया मिट्टी। लाइमस्टोन का ही प्रकार है, चूने पत्थर का यही प्रकार है, परंतु यह अधिक मुलायम और प्रवेश्य होती है। खड़िया मिट्टी, चाक जो होती है चूने का ही प्रकार है। तो आप ध्यान से देखिएगा, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, खड़िया मिट्टी, है ना, चाक जो है ये किसका है? चूने का ही प्रकार है। इसका निर्माण छोटे छोटे जीवों के द्वारा अलग किए गए कैल्शियम कार्बोनेट के संगठन से होता है। तो जैविक क्रिया है मुख्य रूप से इसमें। तो छोटे छोटे जीव अलग किए गए कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों से जब अलग कर देते हैं तो उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये इस तरह की खड़िया मिट्टी मिलती है, चाक मिलती है, विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में आती है कार्बन प्रधान सेलें। ऐसी सेलें जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब इसमें कोयला होगा और क्या होगा, देखते हैं। इन सेलों की रचना वनस्पतियों के अवशेष के जमा होने से होती है, वनस्पतियों के नीचे दबने से होती है। जब भूगर्भीय हलचल के कारण वनस्पतियां नीचे निम्न भागों में दब जाए और दाब परिवर्तन से कठोर सेल में कन्वर्ट हो जाए, तब कार्बनिक सेलों का निर्माण होता है, जैसे कि पीट और लिग्नाइट। तो मैंने कहा पीट काफी निम्न क्वालिटी की वनस्पति का विकृत रूप है, उसका और तेज रूप है लिग्नाइट। फिर मैंने कहा बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, ये कोयले के 4 प्रकार बन जाते हैं। तो ये लिग्नाइट क्या है? कार्बन प्रधान सेल, औषधि सेल है,
जो निम्न भूमियों में नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए वनस्पतियों के अंश के नीचे दबने से, फिर दाब ऊपरी शैलों के ऊपर मलबा गिरने से नीचे वो दब करके संपीड़न के कारण उसका स्वरूप चेंज होकर के और मुख्य रूप से किस में बदल जाता है, पीट में बदल जाता है। तो ये पीट इस तरह का कोयला है, ये पीट कोयला मुख्य रूप से है। 4 प्रकार मैंने इसके बताए हैं। उसके बाद में आता है सिलिका प्रधान सेल, ऐसी सेल जिसके अंदर सिलिका की मात्रा पाई जाती है, जिसमें सिलिका होती है। हालांकि भूप्रपट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में लगभग 27% के आसपास में। जब सेल में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसको सिलिका प्रधान सेल कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरिया व स्पंज जीवों, विशेषकर डाइटम पौधों की अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है। ये ध्यान में रखिएगा, विशेष है ये। सिलिका प्रधान सेल कैसे बनती है, तो रेडियोलेरिया व स्पंज जीव व डाइटम जैसी वनस्पतियां जो होती है उनके अवशिष्ट भाग जब संगठित होकर के संयोजित हो जाते हैं तो उससे जो सेल बनती है वो मुख्य रूप से सिलिका प्रधान सेल कहलाती है। इसका रंग सफेद, पीला और भूरा होता है। कैसा होता है? सफेद, पीला और भूरा हो सकता है। और अंत में आता है लोइस। तो शुष्क मरुस्थलीय बारदेशों में बारीक रेत के कणों के ढेर को लोइस कहा जाता है ना। यह हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करके निक्षेपित की गई बारीक मिट्टी के बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र हो सकते हैं, है ना। बहुत बड़े प्रदेश हो सकते हैं जहां बारीक मिट्टी के निक्षेप से निर्मित भाग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोइस कहलाते हैं। यह मुलायम व प्रवेश होते हैं, आसानी से इसमें हवा और जल प्रवेश कर सकता है। यह सेल कहाँ मिलती? तो चीन का उत्तरी भाग, मध्य यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती भाग में मुख्य रूप से लोइस के मैदान पाए जाते हैं या लोइस के निक्षेप देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये लोइस बारीक मिट्टी के निक्षेप से बनते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका बारीक मिट्टी निक्षेप का अंतिम स्वरूप। तो ये थे प्रमुख आग्नेय सेलें। तो कौन कौन सी सेलों की चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली। अपन ने बात की है मुख्य रूप से सैंडस्टोन की, अपन ने बात की है चुना पत्थर की, अपन ने बात की है लाइमस्टोन की, अपन ने बात की है चिक्का मिट्टी की, अपन ने बात की है सिल्ट की, अपन ने बात की है डोलोमाइट की, है ना। अपन ने बात की है पीट की, अपन ने बात की है लोइस की, है ना। अपन ने बात की है कॉन्ग्लोमेरेट की। तो विभिन्न प्रकार की जो जितनी भी अवसादी सेलें हैं उनका निर्माण कैसे और किस रूप में होता है, सबकी चर्चा अपन ने बारी बारी से की है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि समझ में नहीं आता, किस तरह का कोई डाउट आपके होता है तो आप कमेंट में कमेंट लिख के अवश्य बताइए। हम कोशिश करेंगे, है ना, कहीं से भी किसी भी रूप में आपका जो डाउट है पढ़ करके। कौन कहता ना, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता और सबसे अधिक परिपूर्ण वही होता है वो जो जिंदगी भर पढ़ता रहता है। और एक अच्छा शिक्षक होता है जो एक बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा शिक्षक और परफेक्ट शिक्षक वही है जो उससे पहले बहुत अच्छा विद्यार्थी है। हम आपकी हर एक क्यूरी जो है उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और अन्य साथियों को शेयर कर देंगे। नोट्स यदि आपको लेने होंगे तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन है तो सर्वा क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। वहां आपको ये नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से करने के बाद में जब लॉगिन में जाओगे तो लॉगिन विथ व्हाट्सएप ना करके लॉगिन विथ मोबाइल नंबर करोगे और ओटीपी आएगा। ओटीपी लगाने के बाद में आपको प्रोफाइल में आपका नाम, अपने गांव का नाम, अपने मोबाइल नंबर उसमें सबमिट हो जाएंगे। फिर यदि सबमिट कर दोगे तो आसानी से आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे संपूर्ण जियोग्राफी के। ठीक है। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी और इससे बेहतर क्लास एक से बढ़कर एक क्लास संपूर्ण जियोग्राफी सिलेबस के आप तक मैं ला रहा हूं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज को अपना सपोर्ट बनाए रखें। यही आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को विराम देंगे कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के आशियाना तैयार होता है। तो अपन धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और बहुत अधिक वोकेबुलरी, बहुत बड़ा स्टोरेज, नॉलेज का एक भंडार अपने पास में हो जाएगा, तब अपन जिंदगी में सफल हो जाएंगे। और सफल होना ही बहुत कुछ नहीं है। यदि साथियों थोड़ी सी सफलता मिलती है तो इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता, जैसे विकास सर बोलते हैं कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, और मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जब तक हमें जो उपलब्धि नहीं मिलती है तो हमारी बहुत बड़ी लालसा होती है, और जिस उपलब्धि को अपन यदि पा लिया होता है उसके बाद में उसकी वैल्यू हमारी बहुत कम हो जाती है। तो एक सफलता जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट होता है साथियों। तो हालांकि आप मेहनत करें उस पार्ट के लिए, वो आपका स्वप्न है उसके लिए, तो उसमें आप सफल अवश्य होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू साथी।